हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे जो पोल्यूटेंट होते हैं या वाटर पोल्यूशन की जो नेचर होती है वो किस तरह की होती है। तो हम देखते हैं कि जब वाटर पोल्यूशन की जो वाटर पोल्यूशन होता है और वह तब होता है कि जब उसमें पोल्यूटेंट एक हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तब वो पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो वाटर पॉल्यूशन की जो नेचर और उसकी इंटेंसिटी का ये बहुत सारे कारक होते हैं, उनका आपस में इंटर रिलेशनशिप होती है। जैसे हम देखते हैं कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन जल का निपटान तथा उनके जो प्यूरिफिकेशन की जो व्यवस्था होती है वो नहीं हो पाती है। दूषित करने वाले जो सोर्सेज हैं उनकी जो जलीय दशाएं कैसी हैं, और जो रिवर का स्वयं के जो प्यूरिफिकेशन की जो कैपेसिटी होती है वो किस प्रकार की है। तो किसी क्षेत्र विशेष से प्रभावित होने वाला जो मल है वो नालियों की विशेषताएं कैसी हैं, वहाँ जो भी वहाँ पर पोल्यूटेंट मिल रहा है उसकी नेचर कैसी है। तो अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, जो वेस्टेज जो मटेरियल है, उसको उसका पैदा करने वाला जो कम्युनिटी है उसकी सोशल इकोनॉमिक जो उनकी कंडीशंस है वो कैसी है, वहाँ की जो सॉइल और जो वेजिटेशन है वो किस टाइप का है। ये सारी चीज़ें उनको एक डिपेंड करती हैं वहाँ का पोल्यूशन को फैलाने के लिए। तो हम जानते हैं कि जो रेनी वाटर होता है वो कम्प्लीटली क्या होता है, कम्प्लीटली प्योर नहीं होता है, क्योंकि जब वह बारिश के रूप में जब ऊपर से नीचे आता है तो हम देखते हैं कि जो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेरिक होती है उसको उसके साथ में डिजोल्व हो जाती है, जिस कारण से उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है और उसका पीएच का मान घट जाता है। तो वाटर का जो मेन करेक्टर है वह उसकी है डिजोल्व होने की पावर। यह अनेक जो एलिमेंट्स होते हैं उनको आप खुद में डिजोल्व करने की कैपेसिटी रखता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो वर्षा का जल होता है जब वह फ्लो होकर आता है तब वहाँ जो उसके रास्ता है उसमें बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इम्प्योरिटीज हैं, वो उसके साथ में डिजोल्व होकर उसके साथ में फ्लो होती हैं। तो अनेक सारे जो तत्व मिलकर इसकी जो मौलिकता होती है, इसका जो शुद्ध स्वरूप होता है उसको धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो जल का हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल्स बेस मानकर उसका एनालिसिस करें और उसका अपन डिटर्मिनेशन करें, तो देखते हैं कि जो फिजिकल जो उसके मैटर हैं वो उसको बहुत सारे जो जो जल की क्वालिटी होती है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। उसके टेम्परेचर्स, उनका कलर है, उनकी स्मेल है, उनका टर्बिडिटी है, कंडक्टिविटी है, उनकी डेंसिटी है, वहाँ सस्पेंड पार्टिकल कितने हैं, वहाँ ठोस पार्टिकल कितने हैं, इन सब को मिलाकर इनको बेस मानकर वहाँ पर अपन उनको एक डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ें जो पोल्यूशन की हैं। इसी तरह से जो केमिकल्स जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं, उनके मानक होते हैं, उनको अपन देखते हैं कि जो वाटर में जो डिजोल्व सॉल्ट्स होते हैं उनकी नेचर कैसी है, उनकी मात्रा कितनी है और उनकी हार्डनेस कितनी है, वाटर की एसिडिटी कितनी है, सैलिनिटी कितनी है, वहाँ बीओडी जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है या डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कितनी है, और वाटर में जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है उसकी प्रेजेंसी कितनी है। तो ये सारे जो मानक होते हैं, ये केमिकल मानक स्टैंडर्ड्स होते हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल का पॉल्यूशंस है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो बायोलॉजिकल्स स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें देखते हैं कि बैक्टीरिया है, कॉलीफॉर्म्स है, एम्पियन है, वहाँ का एल्गी है आदि कितना है।
तो नॉर्मली रूप से हम जो जल की जो क्वालिटी होती है वाटर की, उसका डिटर्मिनेशन अपन बीओडी से करते हैं, केमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड से करते हैं, डिजोल्व ऑक्सीजन से, तथा उसके पीएच को जो मान मान कर वहाँ पर अपन करते हैं हम। तो इसी दरम्यान में अपन बात करते हैं अब आगे चलकर कि जो गंगा का क्या है, गंगा किस तरीके से पॉल्यूशन हुई। तो उसके पॉल्यूशन को कम करने के लिए, उसको निपटान के लिए वहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया, गंगा एक्शन प्रोजेक्ट। तो गंगा एक्शन प्रोजेक्ट में हम अपन देखते हैं कि जो वाटर की पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए मूलभूत आवश्यकता है, वाटर हमेशा हर एनिमल्स को वाटर की रिक्वायर होती है। नदियाँ ही सोर्सेज के प्रमुख सोर्सेज हैं। इस जो रिसोर्सेज है वाटर, इसका मेन जो सोर्स है वो रिवर है। तो हमने देखा कि 80 के दशक के प्रारंभ तक जो मैन मेड जो गतिविधियां थीं और जो अनियोजित जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण भारत की नदियां प्रदूषित हो गई। समस्या जल के अक्सर अभाव तथा नदियों के ऊपरी फ्लो क्षेत्र में सिंचाई हेतु जल का निष्कासन से अधिक गंभीर हो गई। भारत की लगभग 14 जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है उनके अंदर। जो गंगा भी उन्हीं सर्वाधिक जो पॉल्यूशन वाली जो रिवर हैं उनमें से एक है। तो 1984 में जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है उसके द्वारा एक स्टडी किया गया और वहाँ पर देखा कि जहाँ 75% जो प्रदूषण नदियों में जो म्यूनसिपलिटी होती हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती है, नगर निकाय होती हैं, उनके द्वारा फैलता है। से 25% जो पॉल्यूशन होता है वह इम्प्योर जो इंडस्ट्रियल्स जो गंदगी होती है उसके कारण फैलाता है। मतलब असोदित जिसको पूरी तरह से वॉश नहीं किया जाता और वो जो कमियां होती हैं, जो इम्प्योरिटीज हैं, वो उसके वाटर के साथ में डिजॉल्व हो जाती हैं। तो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कुछ गैर बिंदु जो सोर्सेजों को पहचान की गई और जो पॉल्यूशन को फैलाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उसमें है पहला, मल त्याग का खुला क्षेत्र, कूड़ा घर, कृषि क्षेत्र में जले और अर्ध जले एनिमल्स की बॉडी एंड जो उनके कैटल है उनकी डेड बॉडी, और इस प्रकार से वो पॉल्यूशन फैलाने में त्याग होते हैं। देखते हैं कि हम जो रूरल अपना एरियाज हैं वहाँ पर जो सीवेज डिस्चार्ज होता है या तो वो बिल्कुल ओपन एरिया में किया जाता है, और जो अपना घर का कूड़ा कचरा होता है उसको भी अपन ओपन एरिया में डाल देते हैं या ऐसी वैसी जगह डाल देते हैं जो वाटर सोर्सेज के साथ में बहकर वो किसी बड़े सोर्स में मिलकर वो बड़ी नदी में चला जाता है। तो सबसे पहले जो रिवर को साफ करने की योजना सन 1985 के जून में भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा जो गंगा एक्शन प्लान के रूप में प्रारंभ की गई, और यह भारत सरकार द्वारा कंप्लीटली फाइनेंस्ड प्रोग्राम था। और जो नेशनल रिवर कंजर्वेशन जो प्लान था उसके अंतर्गत देश की अन्य जो पॉल्यूटेड जो रिवर्स हैं उनमें भी यह कार्यक्रम को लाया गया और जिससे कि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो इन सब का उद्देश्य क्या था? इनका था कि जो गंगा का जो प्लान था, एक्शन प्लान, उसका मुख्य उद्देश्य जो रिवर हैं उनमें जो पोल्यूटेंट मिलते हैं उनको रोकना था। इससे जल को जो अपना एक्सेप्टेबल जो कंडीशंस होती है उस तक स्वच्छ बनाना है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो पैरामीटर्स थे उनके अनुरूप जो गंगा के जल को मतलब बाथिंग यूजेज के लिए बनाना था, यानी हम उससे नहा सके, इतना शुद्ध हो कि हम उसको एक पवित्र गंगा माता समझकर उससे हम नहा सकें, और हमारे मन में ये नहीं हो कि हम इसमें कोई पॉल्यूटेंट है जिससे हम इसको नहा रहे हैं। जिसमें अपन इसका एक पैरामीटर्स लेते हैं जिसमें 3 मिलीग्राम पर वन जो बहुत ज़्यादा होती है बीओडी, तो यानी
और यानी कि 5 मिलीग्राम/1 जो इनकी ऑक्सीजन होनी चाहिए, यानी कि उनका जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो इस पैरामीटर्स में कम्प्लीटली होनी चाहिए। इस प्लान के तहत अपन देखते हैं कि 25A कैटेगरीज के जो सिटीज़ हैं उनमें जो पॉल्यूशन कंट्रोल है, जिनकी इन्होंने 1985 में नापा था इन शहरों को कि जिनकी संख्या जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से अधिक हो, वहाँ पर इस तरह के उपाय अपनाए गए। इनमें से जो उस टाइम या 1985 में जो 6 शहर थे वह 6 तो उत्तर प्रदेश के थे, 4 बिहार के थे और लगभग 15 जो सिटीज़ थे वो वेस्ट बंगाल के थे। तो इस प्लान के तहत जो 25 शहरों में प्रतिदिन गंगा में जाने वाला 134 करोड़ लीटर पॉल्यूटेंट जो है वो जो गंगा एक्शन प्लान योजना के सेकंड चरण में भी वो कम नहीं हो सके, इतने वो वहाँ पर मिलने लगे। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो था कि भाई एक तो मल त्याग को खुले क्षेत्र में न करें, अजले और जले हुए शव को नदी में डालने से पूरी तरह से उनका रोकना चाहिए, कूड़ा करकट जो उसमें उड़ेलते हैं उनको नहीं डालना चाहिए, इन सबको रोकना चाहिए। तो इस जो कार्य योजना थी उसके अंतर्गत स्वच्छ एवं स्वास्थ्य अनुकूल स्नान घाट का फॉर्मेशन करना शामिल था। वर्तमान में अपन देखते हैं कि पॉल्यूशन जो रूल है उसके अंतर्गत जो इंडस्ट्रियल जो संयंत्र लगे हुए हैं बहुत सारे, उनसे जो रिवर में पॉल्यूशन फैलाने से पूर्व उनका एक इंस्पेक्शन होना चाहिए और उनका कंट्रोल किया जाना चाहिए। इस प्रकार का जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड प्रोग्राम है वह देश की पहली बार अपनाया गया उस टाइम, और 6 to 7 जो वर्ष में पूरा होना था परंतु वह पूरा समय पर नहीं हो पाया। तो इसमें अपने इसके क्या कारण थे कि वह योजना बहुत ज़्यादा देर से हुई। इसमें देखा गया कि यह एक अनोखी तरह का पहला प्रोग्राम था जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को क्या थी, अनुभव की कमी थी। तो पॉल्यूशंस जो उनका शोधन था, उनको दमकल केंद्रों का निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण करने में काफ़ी देर हो गई और कोलकाता, कानपुर, इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट्स थी उनमें याचिका दायर करने तथा मुकदमों के कारण इसे लागू करने में काफ़ी देर हुई। बिहार के 7 तथा पश्चिम बंगाल के 2 जो प्रदूषण फैलाने वाली जो यूनिट्स थी इंडस्ट्रीज की, वो स्थापना में जो उनको जो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाली जो यूनिट्स थी उनको काफ़ी वहाँ पर एस्टेब्लाइज करने में काफ़ी टाइम लगा। इसके अलावा कार्यक्रम में समझौता जन्य समस्याएं थीं। यूपी, बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यह जो प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करने हेतु जो फंड देना था उसमें बहुत ज़्यादा देरी हो गई। तो इस तरह से यह जो व्यवस्था थी वो काफ़ी देरी से लागू हुई और इसके सक्सेस होने में बहुत सारे लिमिटेशन थे। उन लिमिटेशन को पूरा करने में काफ़ी दिक्कतें आई। तो इस प्रकार से देखा कि जो गंगा एक्शन प्लान है उस गंगा एक्शन प्लान में थोड़ा सा देरी हुई और उसको लागू करने में जो आम आदमी या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ तो वो इस तरह की थी कि उसको लागू करने में थोड़ा समय लगा।